ओके बच्चे लोग, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से आपको उसको सॉल्व करना है। कल हमने 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिए थे, आज हम 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स लेने वाले हैं। देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। नाम हमारा वही चुना रहेगा। इस पे चार्ज 2Q, इस पे Q, इस पे 2Q, इस पे 4Q। अब भाई इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस 3R, ठीक है। तो भाई फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेसेस ऑफ शेल A, B एंड C। भाई A, B, C तीनों के सरफेस पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए, आपके पास 3 मिनट है, 2 से 3 मिनट है, फटाफट कीजिए, हरी अप। रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए समझ आया? चलो, शेल A पे 10/3 kQ/r, इस पे 17/6 kQ/r, इस पे 7/3 kQ/r। चलिए, ये था कॉन्सेंट्रिक का क्वेश्चन। आगे बढ़े भाई। सर, यस सर। ओके भाई, तो अगर कोई शेल है जो एक के अंदर एक है, ना ही वो कनेक्टेड है, ना ही उस पर अर्थिंग है, सो इस तरीके से पोटेंशियल ढूंढने का क्वेश्चन आ सकता है और पोटेंशियल हम ढूंढ सकते हैं। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि आज का पूरा टॉपिक हमारा JEE और नीट के लिए ही है। बोर्ड आपके बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाँ, बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे पोटेंशियल बहुत इजी था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी है, तो बाय चांस अगर आ जाए तो हमको आना चाहिए। बट हमारा आज का पूरा लेक्चर जो है नीट JEE को बेस्ड रहेगा, ठीक है भाई। अर्थिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। आप सब ने 10th में सबसे पहली बार अर्थिंग पढ़ा था कि भाई जब हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते, कुछ ऐसा आप ड्रॉ भी करते थे। ये आपका कंडक्टर है, इसको आपने अर्थिंग कर दिया, याद है भाई? कुछ ऐसा सिंबल भी ड्रॉ करते थे आप लोग। अब भाई अर्थिंग करोगे, इफ एनी कंडक्टर इज अर्थ, द पोटेंशियल ऑफ that conductor becomes zero। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग कर देंगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो कंपलसरी जीरो होगा, कंपलसरी। अब मैं आपको बोलूं भाई इसका पोटेंशियल जीरो है तो क्या इसके पास कोई चार्ज होगा? ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे V0, Q0, V0 0, Q0, क्या ऑप्शन होगा? तो बच्चे लोग क्या बोल देते हैं कि भाई V भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हमको पता है कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। भाई अब अर्थ से हमें कभी करंट लगता नहीं है, हम खोदते हैं, हम टच करते हैं, हमें कुछ होता नहीं है, तो ऐसा एज्यूम कर लिया है साइंटिस्ट ने कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो टोटली जीरो है। अब इसका जीरो पोटेंशियल है, जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसके जो चार्जेस है वो फ्लो होना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बेटा तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज भाई कहां से कहां फ्लो करता है। अगर मान लो कि मैं 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दूं और इस पे कुछ चार्जेस है और इस पे कुछ चार्जेस है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रैवल करता है, याद रखना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, भाई लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ट्रैवल करता है। भाई एक्चुअली होता क्या है, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ यही था कि भाई अगर कोई 2 डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट टेम्परेचर वाले सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट फ्लो होती है, और तब तक फ्लो होती है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जावे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में ना आ जावे। आप सबने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसा ही है।
भाई यहाँ पे भी जब तक दोनों के चार्ज जीरो ना हो जावे, सॉरी जीरो नहीं इक्वल, दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जावे तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। अब भाई ये प्लस क्यू वाला इधर जाएगा कि माइनस क्यू वाला इधर आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इस ये प्लेट और ये प्लेट का पोटेंशियल क्या है। आपने 10th में पढ़ा था ना बच्चा लोग कि भाई अगर करंट चाहिए तो करंट के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो होता था, आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। सपोज ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो उस समय आपने कुछ ऐसा सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएगा बिकॉज पोटेंशियल जहाँ ज्यादा होता है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो देखो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है ना, सीधी सी बात है। अब फंडा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा तो यहाँ का थोड़े चार्जेस कम होंगे, यहाँ का चार्जेस कम होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। इन शॉर्ट पोटेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है हमेशा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अब एक चीज जैसे मैं पहले पूछ रहा था कि अगर ये कंडक्टर को अर्थिंग कर दी है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया है, तो क्या इसका चार्ज भी जीरो होगा? वी कांट से, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो भाई एक चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है भाई, चार्ज ऑन अर्थड कंडक्टर नीड नॉट टू बी जीरो। भाई जरूरी नहीं है कि उस पे चार्ज जीरो होवे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। चार्जेस फ्लो होंगे बट पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए, जैसे पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएगा। सो भाई ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अर्थिंग किया है तो पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि उस पर चार्ज होगा ही होगा, मीन्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अभी हम ऐसे ही कुछ सिचुएशंस के बारे में देखने वाले हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे से एग्जांपल इस पे आते हैं। जेडबलई मेंस या एडवांस के अंदर आ सकते हैं। जेडबलई मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो नीट में आने के भी चांसेस रहते हैं। ओके भाई, आपको 3 स्फीयर दिए हैं, ए बी एंड सी, एंड भाई कहा जा रहा है कि जो बी शेल है उसको अर्थ कर दिया गया है। अच्छा, अब इसके ऊपर चार्जेस ले लेते हैं हम लोग। देखिए इसके ऊपर 2Q ले लिया, इसके ऊपर 3Q ले लिया, और इसके ऊपर का चार्जेस हमें ढूंढना है। वो हमें वही कह रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन शेल बी आफ्टर अर्थिंग शेल बी। भाई शेल बी को अर्थिंग करने के बाद उस पर कितना चार्ज होगा वो देखना है। और रेडियस हमको दे रखी है इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r और इसकी रेडियस 4r। ठीक है, रेडियस हमेशा डबल होती जा रही है। चलिए अब भाई हमने क्या देखा है कि जो कंडक्टर को अर्थ किया जाएगा उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब VB जो है, जो शेल बी पे जो पोटेंशियल है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल वो किसके कारण होगा, ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा, सी के कारण भी होगा। हमने देखा था ना, अगर कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं तो उस पे पोटेंशियल सबके कारण होता है। अब यहाँ का पोटेंशियल ऐसा होगा कि उसका समेशन हमेशा जीरो होगा, मतलब कुछ नेगेटिव होगा तो कुछ पॉजिटिव होगा, है ना। किसी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, किसी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तभी जाके वो जीरो पॉसिबल है, उसके सिवा तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना चार्ज है। अब एक लॉजिक लगा लो बेटा, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अगर पोटेंशियल ढूंढना है V = KQ/R, तो उसको आपको साइन के साथ रखना है। किसके साथ? साइन के समेत रखना है।
इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो हो सकता है नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आएगा तो ही हो सकता है ना। चलिए हम फाइंड करते हैं। अब भाई हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। लेट द चार्ज ऑन शेल बी क्यू। भाई हमने उस पे स्मॉल क्यू चार्ज है ऐसा एज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया, तो अब हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई इस पे पोटेंशियल ए के कारण होगा, इस पे पोटेंशियल बी के कारण होगा, इस पे पोटेंशियल सी के कारण होगा। सॉरी भाई ए इनसाइड हो जाएगा, बी जो है वो सरफेस हो जाएगा और सी जो है वो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, इनसाइड के लिए हमको मालूम है पोटेंशियल कांस्टेंट, तो भाई K2Q बाय 2R है ना। ए पे चार्ज, हमें चार्ज तो भाई उसी शेल का लेना है जिसके लिए हम देख रहे हैं। सो चार्ज 2Q और इनसाइड है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि फिर बड़े वाले का B का रेडियस आ जाएगा, इसलिए हमने नीचे 2R लिखा है। प्लस V भी सरफेस, तो सरफेस के लिए भाई V स्मॉल q, B पे कितना चार्ज है पता नहीं, तो हमने क्या कर लिया स्मॉल q एज्यूम किया था और उसका रेडियस 2R। आउटसाइड के लिए K, इस पे चार्ज कितना है 3Q, तो यहाँ पे 3Q लगा दिया। और आउटसाइड के लिए जितनी दूर पे चार्ज होता है उतना ही डिस्टेंस हम लेते हैं। सो ये कितना दूर पे है 4R पे, तो इसलिए हम यहाँ पे 4R लेंगे। भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि क्यों R लिया, क्यों 2R लिया, क्यों Q लिया, क्यों 3Q लिया, क्यों स्मॉल q लिया, ऐसा कोई भी डाउट बच्चा यहाँ पे किसी को? तो देखिए बच्चा लोग, अब सिंपली इसको प्लस ही करना है। भाई यहाँ पे 2R है, मैं अगर यहाँ पे 4R कर दूं तो मेरा एलसीएम सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 था, मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 4 बाय 4 KQ बाय 4R है ना। एलसीएम लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई प्लस 2। अच्छा एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसकी तो जरूर नहीं है, इस पे तो ऐसे भी चलो कर देते, कोई बात नहीं, जाने दो। 2K स्मॉल q बाय 4R एंड K 3Q बाय 4R। अब भाई एलसीएम सेम हो गया। देखो मैं इसको प्लस नहीं कर सकता हूं बिकॉज़ यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ पे कैपिटल Q है। अच्छा भाई ये इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना बिकॉज़ पोटेंशियल तो 0 है ना। अच्छा भाई इसको और इसको डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं, तो 4 प्लस 3 7 KQ बाय 4R प्लस 2 KQ बाय 4R इज इक्वल टू 0। मुझे तो स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको उठा के वहां लेके जाता हूं। तो भाई 2 KQ बाय 4R इज इक्वल टू 7 KQ बाय 4R। भाई यहाँ पे स्मॉल q लगा रहे हैं, मुझे स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोल रहे हो? हाँ yes it will be minus। तो भाई k कैंसल, 4R कैंसल, क्या बचा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2q। लो भाई आ गया मेरा आंसर। अब भाई आपको सॉरी बेटा क्या बोल रहे हो? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ही था ना कि अगर पोटेंशियल को 0 लाना है इसका मतलब चार्ज को 0 करना पड़ेगा। तो देखो चार्ज आ गया माइनस में, है ना। हाँ अब आप बोलोगे, आपका एक डाउट ये भी जाएगा कि सर यहाँ पे तो 2Q और 3Q है, दोनों को ऐड किया जाए तो प्लस 5Q हो जाता है, तो देखा जाए तो 0 करने के लिए माइनस 5Q चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट बट ऑल्सो रॉन्ग। कैसे बच्चा लोग, इसका सबका रेडियस अलग अलग है ना। सो भाई पोटेंशियल जो है वो तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब रेडियस ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हमको डायरेक्टली माइनस 5Q नहीं लिखना है। कोई बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन में माइनस 5Q दिया जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई चार्ज नेगेटिव होगा, टोटल चार्ज 0 होगा तो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपका रेडियस अलग अलग है, रेडियस सेम होता तो बात अलग होती।
और रेडियस सेम होता तो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलते भी नहीं। कॉन्सेंट्रिक शेल का मतलब क्या होता है, जब रेडियस बड़े बड़े हो तो आप एक के अंदर एक रख सकते हो। समझ आ रहा है ना बच्चा लोग? Yes, sir. अच्छा, अब भाई एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है, जो मैं आपको 5 मिनट बाद सिखाने वाला हूँ। अब भाई चार्जेस जो है, जैसे कि मैंने कहा कि चार्जेस फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ का चार्ज नीचे फ्लो करेगा। अब जीरो नहीं होगा, देखो जीरो नहीं होगा बिकॉज हमारे पास आ गया चार्ज कितना होगा 7/2 क्यूब, जीरो नहीं होगा। अब हो क्या रहा है कि 7/2 क्यूब जो चार्ज है वो पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक शेल। भाई जब आप एक से ज्यादा शेल को एक के अंदर एक लेते हो तो चार्जेस जो है वो सभी शेल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे +2q लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो +2q ही होगा। हाँ, इस समय +2q हो गया, बट अगर सपोज करो कि अगर मैं इसके अंदर एक और चार्ज लेता हूँ +q, तो फिर ये पहले क्या था बच्चा लोग, यहाँ पे 2q था, मतलब ये चीज फिक्स है कि इस पूरे शेल पे 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे हमने -7/3 ढूंढा, यहाँ पे 3q है, तो इसका मतलब 3q पूरे शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कब डिस्ट्रीब्यूटेड है? जब सेंटर पे कोई चार्ज, अगर सेंटर पे भी चार्ज आ गया, हमने देखा था ना कि अगर कंडक्टर के अंदर आप चार्ज डालोगे तो वो सरफेस पे जाएगा एंड सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने ये तो सीखा था। सो आगे हमें कहानी पढ़नी है कि अगर हम सेंटर पे कोई चार्ज डालते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है, मस्त वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही तो ताकत है जेडब्ल्यू और नीट की। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जेडब्ल्यू बेटा आपका क्लियर है। चलो भाई अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार आपको 2 शेल दिए गए हैं, ए और बी, और दोनों के बीच में एक की लगा दी गई है। ये सिंबल आपको पता ही होगा, ठीक है। ए के ऊपर चार्ज है 2q और इसके ऊपर चार्ज है 7q, एंड ए का रेडियस आपको दिया हुआ है r और बी का रेडियस दिया हुआ है 2r। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई इफ दे आर कनेक्टेड विथ अ वायर फाइंड द न्यू चार्ज। इफ shells A and B are connected with the wire, find the new charge on both the shells। अब भाई एक चीज तो क्लियर है कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है, कनेक्ट करूंगा तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। तो भाई कनेक्ट करते ही चार्जेस फ्लो होना शुरू कर देंगे। कहां से कहां तक? भाई जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से, जिसका, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो क्या लगता है किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? आप चाहो तो पता लगा सकते हो। देखो हमें सबसे पहले ये चेक करना है किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा कनेक्ट करने से पहले। तो हम क्या करते हैं, अभी कनेक्शन नहीं करते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है। थोड़ा मैं क्विकली करूंगा। भाई VA इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, तो इसके कारण K2q/r हो जाएगा, प्लस इसके कारण K7q/2r हो जाएगा। और मैं अगर B शेल में फाइंड करूं तो ये इनसाइड हो जाएगा K2q/7r और ये सरफेस हो जाएगा K7q/2r। अब कंपेयर करो, कल हमने सीखा था कि पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, उसके लिए हम कंपेयर कर सकते हैं। तो भाई K7q/2r K7q/2r ये तो सेम है, तो इसको अवॉइड करते हैं। अब बचा ये भाई K2q/r K2q, न्यूमरेटर सेम है,
डिनोमिनेटर में r है और यहाँ पे 7r है, मतलब डिनोमिनेटर इसका ज्यादा हुआ, मतलब ये टर्म कम होने वाला है। कल भी देखा था ना, डिनोमिनेटर कम तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा। तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल बी पे पोटेंशियल कम है और ए पे पोटेंशियल ज्यादा है। यहां तक की कहानी समझ आए बच्चा लोग? सो भाई VB लेस देन VA होने के कारण चार्जेस कहां से कहां जाएगा? हायर से लोअर से हायर, सॉरी हायर से लोअर। हायर कौन था? ये था। सो A से B के तरफ आपका चार्ज जाएगा। समझ आ रही कहानी? पहले तो हमको ये पता लगाना है कि चार्जेस कहां से कहां जाएगा। बोलो बेटा। कुछ नहीं आगे। ओके, तो भाई देखो जैसे कि पोटेंशियल A कम था, सो इसका मतलब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो चार्जेस यहां से यहां जाएंगे। चलो भाई एक पिक्चर समझ आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने चार्जेस जाएंगे। हमें तो क्या बोला कि न्यू चार्ज कितना होगा। सो न्यू चार्ज कैसे फाइंड करूंगा? जब मुझे पता चलेगा कि भाई कितने चार्ज जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं कि भाई लेट स्मॉल q चार्जेस are flowing from A to B। एक मिनट होल्ड करना बच्चा लोग, थोड़ी इंक पिला दो मार्कर को। ओके भाई, तो कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग, भाई कनेक्ट करने के बाद का सिनेरियो कैसा होगा? ये A ये B, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो भाई पहले A पे 2q चार्ज था जिसमें से स्मॉल q चला गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जाने के बाद किसका हो जाएगा चार्ज? 2q माइनस q, और इसके ऊपर पहले था 7q और स्मॉल q चार्ज जो है वो चला गया, मतलब इसके पास आ गया तो इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। यहां से यहां स्मॉल q चार्ज जा रहा है तो इसमें से चार्ज कम होते जाएगा, इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा? जितना चार्ज वहां जाएगा। चार्ज एक के लिए क्या लिखा है? तो लाइन आ रही है लिख नहीं रहा। 2q 2 कैपिटल Q माइनस q। चलो रुको, मैं थोड़ा इसको आगे पीछे ड्रॉ करूं ताकि आपको दिखाई दे। कहां करे? यहां कर ले। यहां दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यस। तो भाई आफ्टर कनेक्टिंग की कहानी हम यहां देख रहे हैं। ये शेल A, ये शेल B, इस पे पहले 2q था, अब क्या हो रहा है? स्मॉल q चार्ज जा रहा है तो जाने के बाद कितना बचेगा? माइनस हो जाएगा। और इस पे पहले 7q था और स्मॉल q आ रहा है तो स्मॉल q ऐड हो जाएगा। भाई चार्जेस आर द स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में सीख लिया था, ठीक है भाई। तो होगा क्या? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अर्थिंग होने से अर्थ का पोटेंशियल और कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब अर्थ का 0 होता है इसीलिए हम कंडक्टर का भी 0 लेते हैं। तो यहाँ पे A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चाहे फिर वो जितना भी हो, है ना। चलिए, तो आफ्टर कनेक्टिंग की कहानी क्या है भाई? VA इज इक्वल टू VB। अब VA, A पे पोटेंशियल किस किस के कारण है? एक A के कारण, एक B के कारण। तो ये हो जाएगा V2Q। A मतलब सरफेस, तो V2Q by R, एंड ये आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए हो जाएगा V7Q और आउटसाइड का डिस्टेंस 2R। सिमिलरली P पे कौन कौन से पोटेंशियल होंगे भाई? एक इनसाइड, एक सरफेस। सो इनसाइड के लिए कांस्टेंट और रेडियस हम लोग सरफेस वाली ही लेते हैं, तो K2Q by 2R प्लस K7Q by 2R। यहां तक कोई डाउट बच्चा लोग? लाइट आफ्टर कनेक्टिंग वाला आपने समझा दो। Yes, sir.
भाई मैथ्स एंड फिजिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, इसलिए फिजिक्स खत्म होता है मैथ्स चालू होता है। तो देखो 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 k 7q/2r k 7q/2r, ये पूरा टर्म कट। अब इधर क्या बचा 2kq/r। अच्छा हमने गलती नहीं कर दी भाई, हमको तो चार्ज ये लेना था कनेक्ट होने के बाद वाला चार्ज, हमने गलती कर दी, फिर से करो। भाई देखो चार्ज कौन सा लेना है बेटा, ये वाला चार्ज जो कनेक्ट होने के बाद है। तो भाई इस पे हो जाएगा k 2q - q बाय रेडियस सरफेस वाली, तो ये हो जाएगा r प्लस a के b आउटसाइड, तो k 7q - q बाय आउटसाइड के लिए रेडियस बड़ी वाली 2r। तो प्लस क्यों आएगा? हाँ सॉरी इधर प्लस q है, राइट। अब B पे जो पोटेंशियल है वो एक A के कारण है, इनसाइड पे पोटेंशियल सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। चार्ज कितना है 2q - q, और जो डिस्टेंस है वो पूरे सरफेस का रहता है, मतलब पूरे B का, तो 2r प्लस, भाई दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्लस B के कारण k 7q + q डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, हमने बड़ा वही चीज की है, खाली हमने चार्ज अब ये रख लिया है, बाकी जो 2r r की कारण थी वो पहले जैसी है। अब देखिए k 7q + q बाय 2r, k 7q + q बाय 2r, तो वापस पूरा टर्म तो कट आउट हो ही रहा है। बचा क्या k 2q - q बाय r इज इक्वल टू k 2q - q बाय 2r, तो k और r कट, k और r कट। अब क्या करता हूं बच्चा लोग, मैं ये 2 को इधर ले आता हूं, भाई इसको डायरेक्टली कट मत कर देना मेहरबानी करके, मैं ये 2 को इधर ले आता हूं। सो ये 2q - q इज इक्वल टू 2q - q, 2 2 जा 4q - 2q इज इक्वल टू 2q - q। भाई मुझे स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो 4q - 2q इज इक्वल टू 2q - q। भाई ये यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया। सो भाई 2 - 1 q इज इक्वल टू 4 - 2 2q। लो भाई ये मेरा वैल्यू आ गई है। यहाँ पे एक शॉकिंग चीज नहीं आ रही है कि यार जितना चार्ज A पे था उतना का पूरा चार्ज उधर चला गया। शॉकिंग है ना भाई, शॉकिंग कुछ नहीं है बच्चा लोग। भाई हमने क्या देखा था कि जब दो को आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एक्चुअली दोनों को कनेक्ट करने के बाद ना ये एज ए सिंगल कंडक्टर बिहेव करता है। भाई जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो ये दो कंडक्टर नहीं रहेंगे, ये सिंगल कंडक्टर बन जाएगा। तो सिंगल कंडक्टर बन जाएगा तो चार्ज तो दोनों का ओवरऑल ही रहेगा ना, तो इसीलिए पूरा का पूरा चार्ज उस पर फ्लो हो जाएगा, और पूरा चार्ज उस पर फ्लो होगा तो ही पोटेंशियल सेम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये याद रखना, लिख लो चाहो तो कहीं पे, whenever we connect two conductor with each other, लिख लो फटाफट लिख लो, whenever we connect two conductors with each other, they behave as a single conductor. They behave as a single conductor and hence the potential on both of them is same, and hence HENCE, hence the potential on both of them is सेम। ये लाइन को स्टार मार्क करके हाईलाइट करके रख देना भाई, बहुत जरूरी चीज है ये, बिकॉज सिर्फ स्फीयर के लिए नहीं, कोई भी कंडक्टर हो ये सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और इसी वजह से पोटेंशियल दोनों की सेम रहती है। तो भाई एक्चुअली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ,
हमारा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, नवा चार्ज क्या हो जाएगा। तो भाई जब ये पूरा का पूरा इधर चला गया तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2q ऐड हो जाएगा, मतलब 9q हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, इसीलिए हमने वो नवा चार्ज फाइंड कर लिया। अब हो सकता है कि यहाँ तक ही क्वेश्चन हो, हाउ मच चार्ज विल फ्लो। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मच चार्ज तो ये आपका फाइनल आंसर, एंड व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, तो सिंपली इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। समझ आ रहा है भाई। तो पिछली बार स्फेरिकल शेल्स के बारे में जो चीजें हमने याद रखी थी उसको लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा आधा लेक्चर जो है वो JEE और नीट के लिए होगा और बाकी का आधा लेक्चर जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। सो पहले हम हमारे पिछले लेक्चर के जो एक टॉपिक बाकी था उसको पहले क्लियर करते हैं। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the inner and outer surface of spherical shells। भाई देखिए, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं और उसके बोल देता हूं कि सरफेस पे टोटल Q चार्ज है, तो ये Q चार्ज जो है वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब मैं इन सबका टोटल करूंगा तो मुझे पता है कि भाई टोटल क्यू आने वाला है, बिकॉज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर भी एक चार्ज रख दूं तो क्या होगा? क्या तो भी बाहर क्यू चार्ज ही होगा या कुछ चेंज हो जाएगा? तो इसी टॉपिक को हमको ध्यान देना है। अब पहले बच्चों देखो, एग्जाम में जो करना है मैं आपको उसके लिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं, बट पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। हर चीज की शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है बट पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बच्चा लोग, ये एक थिन शेल है। थिन शेल का मतलब होता है कि जिसकी थिकनेस कम है, बट थिकनेस 0 थोड़ी ना होती है। तो क्या मैं इस स्फीयर को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? भाई ये एक के अंदर एक स्फीयर नहीं है, ये एक ही स्फीयर है जिसका हमने ये थिकनेस दिखाई है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब मैं यहां पे इसके बीचों बीच में एक चार्ज रखा हुआ है। तो अब हमने एक चीज देखा था कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होती है। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के अंदर कि कोई भी कंडक्टर हो, देखो फिर से मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। भाई ये भी याद रखना, आपको सब जगह पढ़ने को मिलेगा कि ऑलवेज 0। भाई ऑलवेज 0 नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, उसी समय इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होती है। तो भाई ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इस समय भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 लेने वाली है। लेकिन यार मैंने चार्ज यहां रखा है, अगर चार्ज को सेंटर में, ये होलो है, ये कैसा स्फीयर है? होलो है। तो भाई इसके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी या, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट तो उल्टा जा रहा है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी नहीं और ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना, इनसाइड का मतलब, इनसाइड यानी कंडक्टर का मतलब है उसके मटेरियल के अंदर। भाई ये मटेरियल थोड़ी ना है, मटेरियल तो सिर्फ ये है, आप समझ रहे हो। मेरे पास कोई चीज अभी नहीं है, सपोज करो कोई बड़ी चीज नहीं दिख रही, मैं छोटी चीज ले लेता हूँ। भाई ये मेरा ढक्कन है, ये ढक्कन, लो ये शर्मा गया आप लोग को देख के। भाई इसके अंदर स्पेस है और इसकी एक मामूली सी थिकनेस है, तो भाई इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर चार्ज रखता हूँ तो उसके स्पेस में तो चार्ज होगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिन करो ये मटेरियल मोटा है, तो भाई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी। सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है।
मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी, लेकिन जो खाली स्पेस है और उस खाली स्पेस में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ना भाई। अगर मैं यहाँ पे चार्ज नहीं रखता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी। बट अगर मैंने चार्ज रखा है तो इट इज ऑब्वियस कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ही होगी। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? इनसाइड एनी कंडक्टर का मतलब है कि उसके मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो भाई अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, तो इसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके सरफेस पे कितना होगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करता हूं। इसके अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैंने ये एक चार्ज यहां रखा हुआ है। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था गॉस लॉ, उसमें क्या देखा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढनी है तो मुझे एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। सो मैं क्या करता हूं, इस मटेरियल के अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं। किसके अंदर? मटेरियल के अंदर। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब भाई मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, तो क्या मैं इसको जीरो लिख सकता हूं? मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है। अब भाई फ्लक्स की एक और फॉर्मूला देखी थी हमने गॉस लॉ की मदद से, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैं दोबारा आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने के लिए हम ये देखते थे कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब ये ठहरा मेरा गॉसियन सरफेस और उसके अंदर चार्ज तो है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, बिकॉज मटेरियल की बात कर रहे हैं ना। हमने गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ की है? मटेरियल के अंदर। और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है? बिल्कुल भी नहीं है, हमको पता है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगी मटेरियल के अंदर। लेकिन तकलीफ ये है कि उस समय चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है लेकिन चार्ज है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये एप्सिलॉन जीरो यहां लेके जाऊं तो Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। भाई इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक चीज क्लियर हो रही है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अंदर का चार्ज जीरो हो जाए। अंदर का चार्ज जीरो होगा तो ही तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी। तो बच्चा लोग, अगर यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज पड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस Q चार्ज करना पड़ेगा। तो भाई प्लस माइनस कट जाएगा और जीरो बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट मुझसे कहते हैं कि भाई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है। ओके, हो गई। अब गॉसियन सरफेस बनाई तो उसके अंदर चार्ज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट Q इनसाइड जीरो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, अंदर तो कुछ तो चार्ज है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो चार्ज है ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा नवा चार्ज प्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से ये टोटल जीरो हो जाए। तो इस चार्ज की वजह से एक माइनस Q चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब भाई अंदर Q चार्ज था, उसको जीरो बनाने के लिए हमने माइनस Q चार्ज किया, तो सरफेस पे माइनस Q आ गया। लेकिन ओरिजिनल कंडीशन में सरफेस पे कितना चार्ज था? प्लस Q। तो ये बाहर की तरफ एक ऐसा चार्ज प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से ये प्लस Q बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्लस 2Q? तो प्लस 2Q माइनस Q, 2 माइनस 1 Q। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग? यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए होता है, और ये हम नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होता है। हमने ये पहले भी देखा था कि अगर मैं किसी कंडक्टर में बीच में चार्ज डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। तो वही तो हो रहा है। लेकिन अब उस चार्ज के कोई पर थोड़ी ना है, उसके पांव थोड़ी ना है कि वो चल के चला जाएगा। वो क्यों जाता है? क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं कि वो सरफेस पे चला जाएगा? भाई हम लोग ऐसा कहते हैं सरफेस पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? ये रहा आपके सामने रीजन।
कि भाई किसी भी कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ओके, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जीरो थी लेकिन चार्ज जीरो नहीं था। इसका मतलब इसके वजह से कुछ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे कि वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो ओरिजिनल सिचुएशन में जितने चार्ज थे उतने ही चार्ज फाइनल सिचुएशन में भी रहेंगे। तो अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसे लिखना विखना कुछ नहीं है, या आपको समझने के लिए मैंने बताया है। बाकी हमको तो डायरेक्टली ये प्रोसेस करनी है कि बीच में इतना दिया हुआ है तो सरफेस पे इतना होगा। अब एक और चीज है ना बेटा, हमने एक और चीज क्या पढ़ा था कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है या कांस्टेंट होता है, सॉरी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो चार्ज को भी जीरो होना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है मतलब चार्ज को भी जीरो करना ही पड़ेगा, तो चार्ज को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, डन। लेकिन भाई जो पहले था उसको मैं कम या ज्यादा थोड़ी ना कर सकता हूं, जो था वो था। सो पहले कितना था, यहाँ पे प्लस क्यू था, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके वजह से यहाँ पे फिर से प्लस क्यू आ जाए। तो माइनस क्यू था, अब माइनस क्यू में मैं ऐसा क्या करूं कि प्लस क्यू आ जाए, तो प्लस टू क्यू कर दो। इसका मतलब हमारे सरफेस पे अब फाइनली हमारे सरफेस पे 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई इन शॉर्ट ये जो चार्ज है ये उड़ता हुआ, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ शॉर्टकट डायरेक्ट समझने के लिए बता रहा हूं कि ये जो बीच वाला चार्ज था ये सरफेस के पास चला जाएगा। तो पहले से q चार्ज था, एक और q चला गया, q प्लस q 2q। अब समझ आया बेटा? अच्छा भाई चलिए, बहुत ही आसान सा एग्जांपल। भाई आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, बीच में प्लस q चार्ज दिया है और सरफेस पे 2q चार्ज दिया है। अब ऐसा पूछा है कि बताओ कि सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, which charge या what is the charge distributed on the surface। अगर ऐसा है तो भाई पहले तो इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए मुझे माइनस क्यू करना पड़ेगा। चलो मैं अलग से कर लेता हूं, यहाँ पे ये प्लस क्यू था, सेंटर में चार्ज जीरो करना है तो प्लस क्यू को माइनस क्यू कर दूंगा, तो प्लस माइनस जीरो। अब क्या करेंगे, मुझे सरफेस पे कितना चार्ज चाहिए, 2q, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3q प्लस करना पड़ेगा ताकि 3 माइनस 1 2 हो जाए। भाई एक्चुअली आपके सरफेस पे पहले भी 2q चार्ज था, अभी भी ओवरऑल 2q ही है, देखो। बट होगा क्या कि भाई ये प्लस q की वजह से ये एज ए 3q बन जाएगा, बिकॉज न्यू चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। बस खत्म, पिक्चर ओवर। तो भाई 3q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं भाई। अब हमको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, इसके बीच में हमको दे रखा है प्लस 2q चार्ज, इधर q चार्ज और इधर फिर से 2q चार्ज। बोला गया है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द स्फीयर्स। इस स्फीयर पे भी फाइंड करो, इस स्फीयर पे भी फाइंड करो। चलो आ जाओ, बहुत आसान है, दो एक मिनट का खेल है यार, 1 मिनट भी नहीं, आता हो तो 30 सेकंड्स का खेल है। देखो बीच में कितना चार्ज है, प्लस 2q। अब बीच में होना कितना चाहिए, 0, तो मैं करता हूं चलो यहाँ पे माइनस 2q। अब ओरिजिनल सिचुएशन में सरफेस पे कितना है, q है, तो मुझे इसको q बनाना है, तो x माइनस 2q इज इक्वल टू q। x मतलब कि यहाँ पे कितना चार्ज बन जाएगा, कितना चार्ज बनेगा मुझे नहीं पता ना, तो मैंने उसको x ले लिया। तो x माइनस 2q, ये माइनस में है इसलिए माइनस किया। होना कितना चाहिए, ओरिजिनली q होना चाहिए। सो इसीलिए सपोज x चार्ज इस पे है तो x माइनस 2q को मैंने ले लिया q। क्यों, बिकॉज ओरिजिनली वहां पे q था। इसको सॉल्व करो, ये उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3q हो जाएगा। सो भाई ये 3q इधर आ गया, तो जो सरफेस A है उस पे 3q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। स्फीयर B,
अब बच्चा लोग स्फीयर बी के भी अंदर 0 होना चाहिए। स्फीयर ए में हमने 0 किया था, तो स्फीयर बी में, बी के अंदर भी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 ही होगा। तो ये +3q है, तो मैं यहाँ पे -3q कर दूंगा। अब ओरिजिनली कितना है? ओरिजिनली 2q है, तो हम क्या कर देंगे कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चलो वहां पे x चार्ज, चलो y ले लेता हूं, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितना चार्ज आ गया? y आ गया। सो y, अब इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, y -3q। बैलेंस कैसे भाई? बैलेंस करके मुझे ओरिजिनल चार्ज चाहिए, तो ओरिजिनल चार्ज कितना है? 2q है, सो मैं यहाँ पे 2q लिख दूंगा, ये वहां चला जाएगा, सो y = 5q आ जाएगा। इसका मतलब स्फीयर बी के ऊपर 5q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके ऊपर 3q और इसके ऊपर 5q। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, बस खाली वैल्यू अलग है। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, आई मीन स्फीयर है, नॉट सर्कल, सॉरी। यहाँ पे -q है, यहाँ पे 4q है और इधर 3q है। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पहले आप लोग ट्राई करो। चलो हरी हो गया ना सबका? चलो अभी आंसर मत बोलना, लास्ट में बताना किसका राइट है किसका रॉन्ग, ठीक है भाई? ये बीच वाला, ये बाहर वाला। अब इसके सेंटर पे कितना दिया हुआ है? -q। अब हम क्या करेंगे? इसको 0 बनाएंगे, इनसाइड चार्ज 0 करना है, तो -q के बदले कर देंगे +q। अब इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। a के ऊपर मान लेते हैं कि x चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, x को अच्छे से लिखते हैं ना, ये क्रॉस लगता है। अच्छा, अब भाई पहले ओरिजिनल कितना था? 4q, तो मेरे को क्या बनाना है? इन दोनों को करके 4q बनाना है, तो x + q। इससे पहले माइनस था तो माइनस लेते थे, इस बार प्लस है तो प्लस ले लेंगे। कितना होना चाहिए दोनों को मिला के? 4q होना चाहिए। खत्म आंसर। x = 4 - 1 3q। तो भाई अब क्या होगा? इसके ऊपर 3q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब स्फीयर बी की बात करते हैं भाई। स्फीयर बी में कितना चार्ज है? +3q। उसको 0 बनाना है, तो हम क्या ले लेंगे? -3q ले लेंगे। अब ओरिजिनली कितना चार्ज था? 3q, तो हम ले लेते हैं कि चलो y चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो y - 3q दोनों को मिला के कंपल्सरी ओरिजिनल होना चाहिए। दोनों को मिला के कंपल्सरी ओरिजिनल होना चाहिए। तो भाई इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना? 3q। इसको यहां ले जाते हैं, 3 + 3 6q। तो भाई 6q चार्ज आपके स्फीयर बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या आया था सबका ये आंसर? सर यस सर। तो आपने +q क्यों लिया? -q? भाई अभी तक हमने देखा कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक या 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं तो उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं A B C, और आपको दे रखा है, एक सेकंड भाई, A पे Q चार्ज दिया है, C पे 2Q चार्ज दिया है, और अब कमाल की बात यह है कि B को अर्थिंग कर दिया गया है, B को अर्थ कर दिया गया है, और बोला जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर B। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर B आफ्टर अर्थिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने अर्थिंग वाला एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ कर देंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो 0 होने वाला है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं कि भाई एक हमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, एक तो पोटेंशियल 0 वाला और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब बच्चे लोग पता है पहले क्या करेंगे कि पहले इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
और उसके बाद उसको पोटेंशियल जीरो करेंगे तो उस समय बेटा कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। आंसर तो आएगा लेकिन माथा पीट पीट के, या तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बी के ऊपर चार्ज फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई हमें जो चार्ज फाइंड करना है वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला बताना है, फाइंड द फाइनल चार्ज। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले बी के ऊपर का चार्ज फाइंड करते हैं। चलिए, अच्छा भाई इसके एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा भाई चलिए भाई, अगर B को अर्थ कर दिया गया तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ B इज जीरो। अब B पे जो पोटेंशियल है वो किस किस कारण होगा, A के कारण होगा, B के कारण होगा और C के कारण भी होगा। A इनसाइड हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा इनसाइड। B सरफेस, भाई याद आया कुछ कॉन्सेप्ट किया हुआ है हमने पहले भी है। फिर C जो है, C क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा। इनसाइड के लिए फॉर्मूला, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, भाई इसका रेडियस r दिया है, इसका रेडियस 2r दिया है और इसका रेडियस 3r दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ये r। अब सरफेस पे कितना चार्ज है पता नहीं, भाई B पे कितना चार्ज है पता नहीं, तो चलो हम उसको ले लेते हैं स्मॉल q। सो यहां पे हम लिख लेंगे लेट स्मॉल q बी द चार्ज ऑन B। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा सरफेस का चार्ज। भाई एक गलती कर दी मैंने, आप लोगों ने बताया भी नहीं, इनसाइड होता है तो हम रेडियस कौन सा लेते हैं पूरे स्फीयर का ना, तो पूरा स्फीयर तो B है बिकॉज हम B के लिए फाइंड कर रहे हैं। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2r। अब B के लिए भी सरफेस, पहले भी किया हुआ है ना कम। हाँ ये पहले किया हुआ ही है, ये उसी टाइप से करना है प्लस, बट इसमें अर्थिंग भी आ गया ना, पहले अर्थिंग नहीं था अब अर्थिंग आ गया है। देखो देखो जाओ, देखते जाओ आगे देखते जाओ। आउटसाइड, भाई आउटसाइड के लिए हम क्या करते थे K2Q अपॉन आउटसाइड के लिए जितना बाहर का डिस्टेंस होता था उतना लेते थे। सो बाहर का डिस्टेंस कितना है 3r, सो ये हम ले लेते हैं 3r इज इक्वल टू 0। भाई ये सबसे मेन स्टेप होता है पता है, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने रेडियस गलत ले ली ना तो लोचे हो जाते हैं, और चार्ज भी वही लेना है जो स्फीयर के ऊपर। A के ऊपर Q था, B के ऊपर स्मॉल q हमने एज्यूम कर लिया और C के ऊपर 2Q था तो मैंने यहाँ पे 2Q लिखा है, ये चीज भूलना मत। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई ये दोनों का सेम है, तो पहले इसको प्लस कर देते हैं KQ प्लस KQ डिवाइडेड बाय 2r। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, 2 को मैंने बाहर लिख लिया, 2/3 KQ बाय R इज इक्वल टू 0। इसको उठा के वहां ले जाता हूं K और इसमें से K कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 2r, इसको उठा के वहां ले जाते हैं, सो -2/3 KQ बाय R। अब देखो K कट R कट, अब इस 2 को उठा के यहां ले जाते हैं, Q प्लस Q इज इक्वल टू 2 2 4 -4Q। हमें स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उठा के वहां ले जाते हैं, q इज इक्वल टू -4, ये वहां जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4/3 नहीं आएगा। हाँ यस 4/3 गुड 4/3। सो भाई इसको वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4Q -3Q/3 -7Q/3। ओके, तो भाई B के ऊपर कितना चार्ज आ गया -7Q/3। लेकिन अब बेटा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज अर्थिंग हो रहा है,
अर्थिंग होने की वजह से जो चार्जेस है वो शिफ्ट होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। तो कैसे होगा भाई, देखते जाओ। भाई देखिए, आपको यहाँ पे ना ये भी बोला है कि हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक क्वेश्चन तो ये था कि भाई व्हाट विल बी द चार्ज ऑन स्फीयर बी, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया -7/3 Q। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट एक और क्वेश्चन भी है कि भाई व्हाट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द 3 सरफेसेस, व्हाट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखिए, ये फिलहाल मैं अर्थिंग गायब कर देता हूं और रेडियस गायब कर देता हूं, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब भाई सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, इस बार सेंटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, डायरेक्टली इधर चार्ज है ए बी सी। तो भाई मैं फिलहाल स्फीयर ए की बात करूं तो स्फीयर ए के अंदर 0 चार्ज होना चाहिए, तो 0 है। वॉइस भी लैग हो रही है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा देखो भाई, ए के अंदर 0 होना चाहिए, तो 0 है बिकॉज इस बार कुछ दिया ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली बी की बात करता हूं। भाई बी के अंदर 0 चार्ज होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ए है मतलब ए प्लस क्यू है, तो हम क्या कर देंगे माइनस क्यू। अब इसके ऊपर ऑलरेडी इतना चार्ज है, तो देखो यहां पे मैं ले लेता हूं x। इन दोनों को मिला के, मिलाना मतलब प्लस करना। अब यहाँ पे अंदर माइनस क्यू है तो मैंने माइनस क्यू लिखा, वही चीज है बेटा, देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो कुछ अलग नहीं किया मैंने। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, -7Q/3। चलो इसको सॉल्व कर दो, पिक्चर ओवर। भाई ये माइनस है, इसको वहां ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, है ना, अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस। सो -7Q/3 माइनस क्यू, -7Q/3 माइनस क्यू, नहीं सॉरी प्लस क्यू होगा ना, आप लोग भी क्या करते हो यार, हैं एलसीएम लूंगा तो ये 3Q हो जाएगा, प्लस माइनस 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 4Q/3। तो भाई आपके B के ऊपर -4Q/3 चार्ज आ जाएगा। अब C की बात करते हैं, तो C के अंदर भी 0 होना चाहिए, तो अभी यहां कितना है -4Q/3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां लिख लेता हूं +4Q/3 लिखना पड़ेगा, है ना, इसको 0 बनाना है, तो माइनस को 0 बनाने के लिए उतना ही प्लस कर दिया। अब इसके ऊपर मैं y ले लेता हूं, C के ऊपर मैं y चार्ज ले लेता हूं। सो इन दोनों को मिला के y +4Q/3, इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज 2Q। बस पिक्चर ओवर, इसको वहां ले जाओ, y = 2Q - 4Q/3, 6Q - 4Q/3। तो भाई आपके C के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2/3Q, इतना चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई याद रखना कि अगर जब अर्थिंग आता है तो पहले तो आप उसके ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करो, उसके बाद अगर पूछा जा रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले डिस्ट्रीब्यूशन मत करना, पहले उसको अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना, बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है।